हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखित नॉवेल बंधक का 8वां भाग। देवराज चौहान और जगमोहन की निगाह उधर गई। हालांकि सड़क पर ट्रैफिक आ जा रहा था, फिर भी उन्हें उस नीली कार की पीछे वाली खिड़की से झाड़ झांकते अग्रवाल का चेहरा दिखाई दे गया। देवराज चौहान ने पास खड़े आदमी से कहा, सूटकेस उठाओ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अग्रवाल को मेरे हवाले करके तुम लोग चले जाना। उसने गहरी नज़रों से देवराज चौहान को देखते हुए कहा, कहीं हमारे पीछे आदमी लगा दो और वो 10 करोड़ छीनकर भाग जाए। तुम लोग इतने डरपोक हो, ये धंधा कैसे कर लेते हो। देवराज चौहान जैसे इंसान के साथ पहली बार धंधा कर रहे हैं। जगमोहन ने कार की डिग्गी खोलते हुए कहा, उठा। उस आदमी ने लेदर का सूटकेस पकड़ा और बाहर निकाल लिया। उठा लेगा। जगमोहन डिग्गी बंद करते कह उठा, भारी है। नोटों का भार तो मैं इससे कई गुना उठा सकता हूँ। वो मुस्कुरा पड़ा। यही संभाल ले, तेरे लिए ये भी ज़्यादा ही लग रहा है। जगमोहन ने मुंह बनाकर कहा, अपने हिस्से की रकम के किसान विकास पत्र ले लेना और लंगर में खाना खाने लग जाना। तेरे मरने तक सारे नोट डबल हो जाएंगे। उसने जगमोहन को घूरा। ये क्या बात हुई। मैं ऐसे ही बात करता हूँ। चलो, देवराज चौहान ने कहा। देवराज चौहान और सूटकेस थामे वो आदमी सड़क पार करने में लग गए। जगमोहन की नज़र बराबर उन पर रही। गुजरते ट्रैफिक से भरी सड़क पार करके उन्हें उस नीली कार के पास पहुंचते देखा। एक पल के लिए भी जगमोहन की निगाह उन पर से नहीं हटी थी। किसी भी प्रकार की गड़बड़ होने की स्थिति में जगमोहन हरकत में आने को तैयार था, परंतु सब ठीक रहा। उसने अग्रवाल को कार के दौर से बाहर निकालकर देवराज चौहान के पास खड़े होते देखा। सूटकेस थामे वो आदमी कार के भीतर बैठा तो कार आगे बढ़ती चली गई। जगमोहन ने चैन की सांस ली कि सब ठीक ठाक निबट गया। कुछ ही मिनटों में देवराज चौहान और अग्रवाल सड़क पार करके वापस आ गए। अग्रवाल जल्दी से कार की पीछे वाली सीट पर बैठा और चैन की सांस लेने लगा। देवराज चौहान और जगमोहन भी भीतर बैठे। जगमोहन ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हुए कहा, आजकल तो ऐश हो रही है अग्रवाल। मेरी जान सुख रही और तेरे को मजाक लगा है। अब तो बच गया उनके हाथों से, अब क्यों जान सुखाता है। जगमोहन कार चलाते मुस्कुराया। असली क्लास तो अब शुरू होगी। वही सोच के जान निकल रही है। अग्रवाल के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। बीवी की बात कर रहे हो। हाँ, सुमित्रा मुझे छोड़ने वाली नहीं। वो गिन गिन कर मेरे से सारे हिसाब चुकता करेगी। अग्रवाल लंबी सांसें लेता कह उठा, 10 करोड़ की जो चपत लगी है उसकी वजह से तो सुमित्रा मेरी खाल अलग कर देगी। जीना दूभर हो जाएगा मेरा। तुमने किसी और से शादी कर ली, ये क्या ठीक किया। जगमोहन बोला। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। तब तो लग रहा था कि बहुत ठीक कर रहा हूँ। अग्रवाल खुद को कोसता कह उठा। उस समय तो ऐसा लग रहा था कि जैसे सुमित्रा से जान छूट रही है, लेकिन अब समझ में आ गई ये बात कि पहली पत्नी ही सगी होती है, दूसरी तीसरी सब बेकार होती हैं। बेवकूफ़ है तू जो इस उम्र में भी इधर उधर मुंह मार रहा है। जगमोहन बोला। देवराज चौहान। अग्रवाल पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, मैं तेरा आभारी हूँ कि तूने मुझे बचा लिया। मैंने नहीं, तेरी पत्नी ने तुझे बचाया है, वो तेरे लिए फ़िक्रमंद है। देवराज चौहान बोला। वो सच में बहुत अच्छी है। मुझे ही अकल नहीं आई इस बात की कि कौन अच्छा बुरा है। अग्रवाल पश्चाताप भरे स्वर में क्या उठा। अब भी अकल आ जाए तो समझ ठीक वक्त पर संभल गया। जगमोहन ने कहा, अब ऐसी गलती नहीं करूँगा। लेकिन अब सुमित्रा का क्या करूँ। वो मेरे को छोड़ेगी नहीं। तेरी करनी है तू भुगत। शाम 5:30 बजे देवराज चौहान और जगमोहन अग्रवाल के बंगले से बाहर निकले। पैदल ही आगे बढ़ गए। अब दिल्ली में हमारा कोई काम नहीं बचा। मुंबई के लिए ट्रेन या प्लेन ले लेते हैं। देवराज चौहान ने कहा। मैं सोच रहा हूँ कि आज रात हम दिल्ली में ही रुक जाएं। जगमोहन बोला। क्यों। शाम को नानिया सोहनलाल से मिलने की सोच रहा हूँ और शाम हो रही है। रुकना चाहते हो। हाँ। तुम भी। तुम भी चलना सोहनलाल और नानिया के पास, डिनर हो जाएगा। नहीं, मैं नहीं जा पाऊँगा। मेरे पास सोचने को बहुत कुछ है। तुम हो आना। रात हम किसी होटल में रुक जाते हैं। बेशक तुम अभी चले जाओ, मैं तुम्हें फ़ोन पर बता दूंगा कि कौन से होटल में कमरा लिया है। देवराज चौहान ने कहा। फ़ोन करके देखता हूँ। जगमोहन ने मोबाइल निकाला और सोहनलाल का नंबर मिलाया। बात हो गई। बात हो गई। तुम कहाँ हो। कुतुब मीनार के पास। दिन में लाल किला देखा। शाम को मिलने का प्रोग्राम है। मेरी तो इच्छा नहीं, पर नानिया मिलना चाहती है। तुम नानिया से झूठी बातें मत कहो। जब उसे पता चलेगा कि तुम, सब ठीक हो जाएगा, मैं संभाल लूँगा। आज के बाद मुझे शादी के लिए नहीं कहेगी, समझा दूंगा उसे। तुम जानो, मैं तुम दोनों के मामले में नहीं आना चाहता। तुम दोनों फुर्सत में कब आओगे। 2 घंटे और लग जाएंगे। ठीक है, मैं 2 घंटे बाद फ़ोन करके बता दूंगा कि मैं कहाँ मिलूँगा। तुम हमारे होटल में ही कहीं बाहर मिलते हैं, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। देवराज चौहान भी आएगा। नहीं, मैं ही आऊँगा।
लो नानी आ गई। इससे बात सोहनलाल ने कहना चाहा। मिलने पर बात करूंगा, कहने के साथ ही जगमोहन ने फ़ोन बंद किया और देवराज चौहान से बोला, अभी मेरे पास वक्त है, होटल में कमरा ले लेते हैं, मैं नहा धो भी लूँगा। ठीक है, बसंत विहार चलते हैं, वहाँ कई होटल हैं, या फिर साउथ एक्सटेंशन में देख लेंगे, देवराज चौहान ने कहा। अब ज़रा मोना चौधरी और महाजन की खैर खबर भी ले लें। 2 दिन पीछे चलते हैं। शुक्रवार 4 तारीख की रात और 5 तारीख की सुबह के बीच दोनों को सीमा पार करा दी गई। उस पार खड़े सैनिकों ने खुद उन्हें रास्ता दिखाया कि मुजफ्फराबाद के लिए वो किस दिशा की तरफ बढ़े। एक मिलिट्री की जीप उस तरफ जा रही थी तो उन्हें जीप से लिफ्ट मिल गई। 45 मिनट में ही जीप मुजफ्फराबाद पहुंची और उन्हें वहीं उतार दिया गया। रास्ते में कई छोटे छोटे गांव आए थे, परंतु ज़्यादातर इलाका शांति था। वो जब मुजफ्फराबाद पहुंचे तो सुबह के 4 बज रहे थे। मुजफ्फराबाद शहर की बनावट देखकर ही लगा यह भीड़ भाड़ वाला शहर है। चूँकि सुबह के 4 बजे थे इसलिए हर तरफ शांति महसूस हो रही थी। होटल ढूंढे बेबी, महाजन ने कहा। दोनों सड़क किनारे किनारे चले जा रहे थे। कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट जल रही थी। मेरे ख्याल में होटल में न रुके तो ठीक होगा, मोना चौधरी ने कहा। शंकर ने वारिस का पता दिया है, वहाँ चलते हैं। वैसे भी हमें यहाँ गाइड की ज़रूरत पड़ेगी ही। वारिस हमारी कई समस्याओं को दूर कर सकता है, अगर वो धोखा ना दे तो। महाजन ने मोना चौधरी को देखा। शंकर का कहना है कि वारिस विश्वासी है, मोना चौधरी बोली। परंतु हम तो शंकर को भी ठीक तरह से नहीं जानते। किसी न किसी पर तो भरोसा करना ही पड़ेगा। शंकर ने हमें यूं ही वारिस का पता नहीं दिया। मोना चौधरी ने पैंट की जेब से कागज़ के 2 टुकड़े निकाले। एक पर वारिस का पता लिखा था और दूसरे पर मर्दान शहर के वसीम खान का पता था। वसीम खान के पते वाला कागज़ उसने वापस जेब में डाला और वारिस के पते वाले कागज़ पर निगाह मारती बोली, यह पता हमें किसी से पूछना पड़ेगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद, शनिवार 5 तारीख सुबह 6 बजे। दिन का उजाला फैलना शुरू हो चुका था। मोना चौधरी और महाजन इस वक्त एक रिहायशी इलाके की गलियां तय कर रहे थे। लोगों का जागना शुरू हो चुका था, परंतु सर्दी की वजह से लोग अभी भी घरों में ही दुबके पड़े थे। इक्का दुक्का लोग ही आते जाते दिख रहे थे। कुछ देर बाद मोना चौधरी और महाजन एक घर के सामने जा रुके। यह मध्यम वर्गीय इलाका था। मकान के बाहर नंबर लिखा हुआ था। यह 100 गज में बना हुआ मकान था, लेकिन 2 मंजिला था। गेट के पास कहीं भी बेल का स्विच नहीं था, इसलिए महाजन ने गेट का कुंडा खड़खड़ाया। कुछ देर इंतजार करके दूसरी बार खड़खड़ाया। भीतर का दरवाज़ा खुला और 30 बरस की एक औरत गेट पर आई। उसने दोनों को देखा, फिर पूछा, कहिए। उसके चेहरे से जाहिर था कि वो नींद से उठकर आ रही है। वारिस से बात करनी है, महाजन बोला। मैं उनसे क्या कहूँ कि कौन आया है, वो औरत बोली। आप वारिस को बाहर भेज दीजिए, महाजन ने कहा। औरत पलटकर भीतर चली गई। मिनट भर बाद ही जो आदमी बाहर आया उसने सिर पर गर्म टोपी डाल रखी थी, कंबल ओढ़ रखा था। वो 35 बरस का था और क्लीन शेव्ड था। रंग गोरा था, कद काठी सामान्य थी। उसने मोना चौधरी और महाजन को देखा, कुछ आंखें सिकुड़ी। तुम वारिस हो, मोना चौधरी कह उठी। उसने उलझन भरे अंदाज में सिर हिलाया। शंकर ने भेजा है हमें। मोना चौधरी की निगाह उस पर थी। सीमा के उस पार से शंकर गेस्ट हाउस। वारिस ने सिर हिलाया, फिर बोला, क्या कहकर भेजा है शंकर ने? हमें भीतर आने दो। वारिस ने तुरंत गेट खोला। कुछ पलों बाद ही मोना चौधरी और महाजन भीतर छोटे से ड्राइंग रूम में बैठे थे। शबनम, वारिस ने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई, चाय बना दो मेहमानों के लिए। जी बनाती हूँ, भीतर से आवाज़ आई। वारिस की निगाह दोनों पर जा टिकी। उसके चेहरे पर सोचें नाच रही थीं। मोना चौधरी और महाजन उसके सामने बैठे थे। मेरा नाम मोना चौधरी और ये नीलू महाजन। हिंदू हो? वारिस ने पूछा। हाँ। शंकर ने बताया कि तुम सब भी सीमा पार जाते हो, उसके गेस्ट हाउस में ठहरते हो, तब वो तुमसे कोई पैसा नहीं लेता। वो कह रहा था कि वारिस विश्वास के काबिल बनता है और उसकी इज्जत करता है, जबकि हम शंकर की खास पहचान वाले हैं। शंकर ने तुम लोगों को मेरे पास भेजा है तो जाहिर है कि तुम उसके खास ही होगे, क्योंकि पहले उसने कभी किसी को नहीं भेजा। वारिस ने सिर हिलाकर कहा, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम विश्वास के काबिल हो? शंकर बीच में आ गया है तो मैं पूरी तरह विश्वास के काबिल हूँ, वरना दूसरी स्थिति में मुझ पर विश्वास करना ठीक नहीं। मतलब कि हम तुम पर भरोसा कर सकते हैं, महाजन बोला। पूरी तरह। ठीक है, मोना चौधरी कह उठी। हम रात के जगे हुए हैं, अभी कुछ नींद लेना चाहते हैं। अगर तुम लोग मुझे आने की वजह बता देते तो। वारिस ने कहना चाहा। कुछ घंटे हम सो लेना चाहते हैं। चाय बन रही है? वो सोकर उठने के बाद। आओ, वारिस बोला, मैं तुम्हें सोने का कमरा दिखा दूँ। फिर वो ऊंचे स्वर में बोला, शबनम अभी चाय मत बनाना, मेहमान कुछ देर आराम करना चाहते हैं। आपके लिए तो बनाऊं, मैं भी पी लूँगी। भीतर से शबनम की आवाज़ आई, नहीं तो बच्चों को जगाकर उन्हें दूध देने और स्कूल भेजने में लग जाऊंगी, फिर 2 घंटे चाय पीने का वक्त नहीं मिलेगा। बना लो, वारिस ने कहा। मोना चौधरी और महाजन खड़े हो चुके थे। वारिस उन्हें पहली मंजिल के एक कमरे में ले गया। कमरे में बेड था, रजाइयाँ थीं। यहाँ पर तुम दोनों आराम कर सकते हो, पति पत्नी हो।
वारिस ने पूछा। नहीं, मोना चौधरी ने कहा। दोस्त हैं? ओह, फिर तो अलग अलग कमरे का इंतज़ाम कोई ज़रूरत नहीं, एक कमरा ही ठीक है। मोना चौधरी और महाजन जब उठे तो दिन के 12 बज रहे थे। बाहर हल्की धूप खिली हुई थी, मौसम खुला सा लग रहा था। वही बाथरूम में हाथ मुंह धोने के बाद मोना चौधरी ने महाजन से कहा, नीचे आ जाना। अभी आया। मोना चौधरी सीढ़ियाँ उतरकर नीचे पहुंची। शबनम मिली? कैसी हो? उसने ठीक हूँ के अंदाज में सिर हिला दिया। बच्चे स्कूल गए? हाँ। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 3। मोना चौधरी कुर्सी पर जा बैठी। चाय पिलाओगी? क्यों नहीं, वो मुस्कुरा पड़ी। मेरा साथी भी उठ गया, उसके लिए भी बनाना। वारिस कहाँ हैं? बाजार गए हैं खाने पीने का सामान लाने, आते ही होंगे। मैं चाय बनाती हूँ, कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई। मोना चौधरी कमरे में नजरें दौड़ाने लगी। महाजन आ पहुँचा। वारिस कहाँ है? बाजार गया है। जल्दी ही शबनम चाय ले आई। तब वे चाय पीकर हटे ही थे कि जब वारिस आया। सामान के 2 थैले उसने उठा रखे थे, जिन्हें शबनम लेकर भीतर चली गई। वारिस उनके पास ही बैठ गया। अब बताओ, वारिस बोला, मैं तुम दोनों के लिए क्या कर सकता हूँ? किसी खास काम से ही सीमा पार से आए हो तुम लोग? तुम यहाँ पर क्या करते हो? तुम्हारी कमाई का क्या जरिया है? मोना चौधरी ने पूछा। ये बताना ज़रूरी है? बता दोगे तो मुझे भी पता चलेगा कि मैं किससे बात कर रही हूँ। मैं आवारागर्द इंसान हूँ, वारिस मुस्कुरा कर बोला। प्राइवेट कार चलाता हूँ, कभी गाइड बन जाता हूँ तो कभी ड्राइवर। यहाँ पर कोई मुजफ्फराबाद घूमने आता है तो उसे घुमा देता हूँ। किसी को अपना सामान कहीं पहुँचाना होता है तो वो भी पहुँचा देता हूँ। इसी तरह के कई काम करता हूँ। ज़िंदगी मज़े से चल रही है। ठीक है, समझ गई। मोना चौधरी ने सिर हिलाकर पूछा, अली को जानते हो? अली? वारिस ने दोनों को देखा। ये कौन है? तुम्हें पता होगा कि हाल ही में हिंदुस्तान के शहर मुंबई में आतंकी हमला हुआ, मोना चौधरी ने कहा। यह बात कौन नहीं जानता, वारिस के होठों से निकला। वो आतंकी अली ने मुंबई भेजे थे। वारिस बुरी तरह चौंका। कुछ पल लगे उसे संयत होने में। मोना चौधरी और महाजन की निगाह उस पर ही रही। आप समझे कि मैं किस अली की बात कर? हिंदुस्तान के खुफिया विभाग के लोग हो? नहीं, हिंदुस्तान की सरकारी मशीनरी से हमारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। ये तुमने क्यों पूछा? यूं ही। वारिस ने गहरी सांस ली। तुमने अली की बात छेड़ी तो मैंने इसलिए पूछा। जानते हो अली को? इतना ही जानता हूँ जितना कि तुम जानती हो, वारिस ने कहा और दोनों को देखने लगा। ये कहाँ मिलता है? क्यों? हमें अली तक पहुँचना है। वारिस अजीब सी निगाहों से मोना चौधरी को देखने लगा। क्या हुआ? क्यों पहुँचना है अली तक? काम है। वही पूछ रहा हूँ कि क्या काम है। वारिस के माथे पर बल थे। मोना चौधरी और महाजन की नज़रें मिली। तुम्हें इससे क्या कि हम अली तक क्यों पहुँचना चाहते हैं? महाजन बोला। मेरे से ये बात कर रहे हो तो मुझे बताना ही पड़ेगा। सब कुछ जानने के बाद ही तो मैं तुम लोगों को और तुम्हारे मकसद को समझकर कुछ कर सकूंगा। क्या पता मैं तुम लोगों के काम ना आ सकूं। सुनकर तुम भड़क सकते हो। वारिस खामोशी से दोनों को देखता रहा। तभी शबनम वारिस के हाथों में चाय का कप दे गई। वारिस ने घूंट भरा। अली को ख़त्म करना है, महाजन ने कहा। वारिस ने गहरी सांस ली। यानी कि तुम लोग हिंदुस्तान के किसी खुफिया विभाग से हो और अली को ख़त्म करने? हम सरकारी आदमी नहीं हैं, ये प्राइवेट काम है। वारिस के होश सिकुड़ चुके थे। वो बोला। विश्वास नहीं होता कि महज तुम दोनों अली को ख़त्म करने सीमा पार से आए हो। सर में बैंक के भाव आ गए थे। क्या समझ रखा है तुम दोनों ने अली को? वो क्या हम जैसा आम इंसान है? अली एक खतरनाक संगठन से वास्ता रखता है। वो बेहद खतरनाक माना जाता है और तुम दोनों हो ही क्या जो? ये मोना चौधरी है, हिंदुस्तान की नामी इश्तिहारी मुजरिम। नामी इश्तिहारी मुजरिम? शंकर से तुम्हारी बात हो सकती है तो एक बार उससे पूछ लो। हिंदुस्तान के अंडरवर्ल्ड में जाना पहचाना नाम है मोना चौधरी का। जहाँ मोना चौधरी का नाम आता है तो वहाँ कभी कभी मेरा नाम भी साथ में आता है। महाजन ने शांत स्वर में कहा। तुम इस तरह बात करके हमारा मजाक मत उड़ाओ। तुम्हें सोचना चाहिए कि ये बात कह रहे हो, कह रहे हैं हम तो हम में कुछ तो दम होगा। वारिस कुछ नहीं बोला। हमें अली तक पहुंचा दो। मैं नहीं जानता कि वो किधर मिलता है। तुम पता कर सकते हो, तुम स्थानीय व्यक्ति हो यहाँ के। मैं अली के खिलाफ नहीं जाना चाहता। ये क्या बात हुई? वो खतरनाक है मिस्टर महाजन। उसके खिलाफ जाने की मैं सोच भी नहीं सकता। वो पावरफुल है। एक इशारे पर मेरे पूरे परिवार को ख़त्म कर देगा। मैं आप लोगों के कोई काम नहीं आ सकूंगा, वारिस ने गंभीर स्वर में कहा। शंकर तो कहता था कि तुम हमारा काम कर दोगे। शंकर के कहने पर मैं कुएं में छलांग नहीं लगाऊंगा। एक हद तक ही ये बात चलती है। वारिस ने दोनों को देखा। क्या शंकर को पता था कि तुम किस काम के लिए इस पार आ रहे हो? नहीं पता था। पता होता तो वो तुम्हें मेरा पता नहीं देता, क्योंकि वो भी जानता है अली क्या हस्ती रखता है। तो तुम हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। नहीं, वारिस ने इनकार में सिर हिलाया और चाय का घूंट भरा। कुछ पल वहाँ शांति रही।
कोई भी अली के खिलाफ नहीं जाएगा, कोई भी मरना नहीं चाहेगा। तुम्हारा मतलब कि हर कोई अली से डरता है? कम से कम मैं तो डरता हूँ और उसके खिलाफ कुछ भी करने की सोच नहीं सकता। उसके मुजफ्फराबाद में ट्रेनिंग कैंप चलते हैं, वो दिखा सकता हूँ। शायद कैंपों के भीतर तक भी ले जाऊँ, किसी की पहचान लगाकर। वहाँ तुम लोग देख सकते हो कि आतंकी कैसे तैयार होते हैं। और इन बातों से हमारा कोई मतलब नहीं, महाजन क्या उठा। फिर तो तुम दोनों का मेरे पास आना बेकार रहा, वारिस ने गंभीर स्वर में कहा। किसी ऐसे इंसान से मिलवा सकते हो जो हमें अली तक। मैं ऐसे किसी इंसान को नहीं जानता जिसे मौत का डर ना हो, जो अली से डरता ना हो। महाजन ने गहरी सांस लेकर मोना चौधरी से कहा, बेबी, इसने तो हाथ खड़े कर दिए। वारिस, मोना चौधरी कह उठी, तुम हमें कोई रास्ता तो दिखा सकते हो। मैं सच में नहीं जानता कि अली कहाँ मिलता है। किसी से पूछताछ करूंगा तो शक के घेरे में आ जाऊंगा। मुजफ्फराबाद में अली के कैंप चलते हैं। बात उन तक पहुंच गई कि मैं अली के बारे में जानकारी पाना चाहता हूं तो मुझे पकड़ लेंगे। फिर शायद मैं बच भी ना सकूं। ये सब मेरे बस से बाहर की बात है, वारिस बोला। तुम ये काम शंकर की खातिर नहीं, पैसों की खातिर करोगे? मोना चौधरी बोली। पैसों की खातिर? हम तुम्हें तगड़े नोट देंगे। वारिस मुस्कुरा पड़ा। तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं पैसे लेकर अपनी मौत नहीं खरीदना चाहता। मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकूंगा। तुम लोग जिस काम के लिए यहाँ आए हो उसे देखते हुए मैं कहूँगा कि तुम लोगों का मेरे घर पर रहना भी ठीक नहीं। बेबी, महाजन मुस्कुराकर बोला। इसने हाथ तो क्या, टांगे भी खड़ी कर दी। मुझे अफसोस है कि मैं आप लोगों के किसी काम नहीं आ सका, वारिस ने कहा। अब ये हमें चले जाने को कह रहा है, महाजन बोला। वारिस ने मुंह फेर लिया। तुम हमें मर्दान ले चलो, मोना चौधरी ने कहा। मर्दान? वारिस ने मोना चौधरी को देखा। मर्दान शहर है यहाँ कहीं? हाँ है। तुम हमें अपनी कार से वहाँ पहुँचा दो। कितनी देर का रास्ता है मर्दान का? 6-7 घंटे का। इस काम के हम तुम्हें 25,000 देंगे। वसीम मुस्कुरा पड़ा। मुझे इतना गलत ना समझो। शंकर ने भेजा है तो इस छोटे से काम के मैं पैसे नहीं लूँगा। लेकिन वहाँ किसके पास? यहाँ से चलो, बाकी बातें रास्ते में भी हो जाएंगी। अभी चलना है? रुकने का कोई मतलब भी नहीं। ठीक है, शबनम खाना बना रही है, खाकर 1-1.5 घंटे में चल पड़ेंगे। कार मर्दान में प्रवेश कर चुकी थी। रात के 8 बज रहे थे। अंधेरा छा चुका था। मुजफ्फराबाद की तरह यहाँ ज़्यादा सर्दी नहीं थी। मर्दान में कहाँ जाना है? कार चलाते वारिस ने पूछा। वसीम खान के यहाँ, मोना चौधरी ने कहा। वसीम खान? वारिस चौंका। जानते हो? हाँ, उससे मिलने को भी शंकर ने ही कहा है, वारिस कह उठा। ठीक समझे। वारिस फिर कुछ नहीं बोला। तुम जानते हो कि वसीम खान कहाँ मिलता है? जानता हूँ, लेकिन हम सीधे उसके पास नहीं जाना चाहते। पहले किसी होटल में ले चलो। छोटा होटल हो ताकि किसी की नज़रें हम पर ना टिक सके, मोना चौधरी बोली। तुम लोगों का हुलिया चुगली करता है कि तुम लोग बाहर के हो। तो मैं किसी दुकान से तुम लोगों के लिए स्थानीय कपड़े खरीदता हूँ। महाजन साहब के गालों पर लगाने के लिए दाढ़ी मूछ की भी ज़रूरत पड़ेगी, वो भी देखता हूँ, वारिस ने कहा। लेकिन एक बात याद रखो कि किसी मौके पर कहीं फंस जाओ तो किसी के भी सामने मेरा नाम मत लेना कि मुझे जानते हो। निश्चिंत रहो, मोना चौधरी बोली। वसीम खान के बारे में जो जानते हो वो बता दो। मर्दान का सबसे बड़ा गुंडा है वो। ओह, सब डरते हैं उससे। पुलिस उससे दूर रहती है। इस्लामाबाद तक उसकी पहुंच है। काम का बंदा है वो। मोना चौधरी ने सिर हिलाया। अली से वो भी तुम्हारी तरह डरता है? महाजन ने पूछा। वारिस चुप रहा। जवाब दो। तालाब में रहने वाले जानवर हैं ये सब। मैं नहीं जानता कि कौन किससे डरता है, वारिस बोला। दोनों की ताकत आकी जाए तो अली की ताकत का मुकाबला वसीम खान सपने में भी नहीं कर सकता। वसीम खान हमारे काम आ सकता है क्या? मैं नहीं जानता। कुछ देर बाद वारिस ने एक दुकान के सामने कार रोकी। तुम दोनों भीतर ही रहो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े वगैरह खरीद लूँ, वारिस कह उठा। रात 10:50 पर महाजन और मोना चौधरी ने एक मध्यम दर्जे के होटल में कमरा लिया। दोनों के हुलिये पूरी तरह बदले हुए थे। मोना चौधरी ने सलवार कमीज जैसा साधारण पहनावा पहन रखा था और ऊपर से काला बुर्का ओढ़ रखा था। महाजन मर्दाना कमीज सलवार में था। सिर पर छोटी सी टोपी थी और चेहरे पर हल्की दाढ़ी लगी हुई थी। दोनों पूरी तरह स्थानीय लग रहे थे। होटल वालों ने उन्हें किसी रजिस्टर पर एंट्री करने को नहीं कहा था और पैसे लेकर कमरा दे दिया था। सामान के नाम पर वारिस ने एक बैग खरीद कर दे दिया था, जिसके बीच भी उनके एक एक जोड़ी कपड़े, तौलिए, ब्रश वगैरह था। होटल का कमरा साधारण सा था। बाथरूम भी साथ ही लगा हुआ था। अब क्या करें बेबी, क्या सोचा? अभी वारिस आएगा, तब तक कुछ सोच लेते हैं, मोना चौधरी बैठते हुए बोली। वारिस से हमें कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। परदेश में वो भी हमारे बहुत काम आ रहा है, आगे भी आएगा। मेरे ख्याल में अब वो रुकेगा भी नहीं हमारे पास, क्योंकि हमारा इरादा वो जान चुका है। मोना चौधरी ने कुछ नहीं कहा। रात खराब करने से बेहतर है कि वसीम खान से मिलें,
महाजन ने कहा। तभी दरवाजे पर थपथपाहट पड़ी। महाजन ने उठकर दरवाज़ा खोला तो वारिस को सामने पाया। वारिस के भीतर आने पर महाजन ने दरवाज़ा बंद किया। वारिस मोना चौधरी के पास आकर कुर्सी पर बैठा और हाथ में दबा कागज़ उसकी तरफ बढ़ाया। इस पर वसीम खान का मोबाइल नंबर लिखा है, किसी से लेकर आया हूँ। मोना चौधरी ने कागज़ लिया और खोलकर देखा। वसीम खान का नंबर जान लेना आसान काम नहीं है। वारिस मुस्कुरा पड़ा, कहते हुए, शुक्रिया, तुमने हमारा काम आसान कर दिया। वसीम खान के बारे में कुछ और बताओ। इससे ज़्यादा बताने को मेरे पास कुछ नहीं कि वो मर्दान शहर का नामी गुंडा है। तो तुम यहीं तक थे हमारे साथ? मोना चौधरी ने उसे देखा। हाँ, तुम लोग जो काम करना चाहते हो वो मेरी औकात से बहुत बड़ा काम है। मैं बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकता। हम तुम्हें मजबूर भी नहीं करेंगे। महाजन, इसे 25,000 दे दे। मोना चौधरी बोली। नहीं, वारिस ने कहा, यह काम मैं पैसे के लिए नहीं, शंकर के लिए कर रहा। मुजफ्फराबाद से मर्दान तक पहुंचने में तुम्हारा पेट्रोल खर्च हुआ है। यहाँ भी तुमने सामान खरीदा। देना ही चाहते हो तो खर्चे के 5,000 दे दो। महाजन ने वारिस को 5,000 दे दिए। वारिस उठ खड़ा हुआ। मैं चलूँ अब? तुम हमें 2 मोबाइल फ़ोन ला दो, चालू हालत में, मोना चौधरी ने कहा। खरीदने पड़ेंगे, वक्त काफ़ी हो गया है, बाज़ार बंद हो चुके हैं। ये काम मैं कल सुबह कर लूँगा। तो तुम रुकोगे मर्दान में? रुकना तो मैंने वैसे भी था। मेरा छोटा भाई मर्दान में ही रहता है, रात वहीं बिताऊंगा। सुबह बाज़ार खुलते ही ये काम कर दूंगा। महाजन ने उसे फ़ोन के लिए पैसे दे दिए। वारिस चला गया। मोना चौधरी ने हाथ में पकड़े फ़ोन नंबर लिखे कागज़ को देखा। बात की जाए वसीम खान से? महाजन बोला। हाँ, बात तो करनी पड़ेगी, मोना चौधरी ने कहा और एक तरफ तिपाही पर रखे फ़ोन की तरफ बढ़ गई। मोना चौधरी ने नंबर मिलाया। दूसरी तरफ बेल जाने लगी। फिर आवाज़ आई, हेलो। आवाज़ में हल्का सा नशा था। वसीम खान? मोना चौधरी ने पूछा। तेरे को मेरा नंबर किसने दिया? उधर से वसीम खान ने कहा। शंकर ने। शंकर? सीमा पार शंकर गेस्ट हाउस। तो उधर से आई है? हाँ। बोल, मेरे से क्या काम है? वसीम खान की आवाज़ कानों में पड़ी। काम है। शंकर ने कहा था कि मेरा नाम लेना वसीम खान तेरा काम कर देगा। उसने मेरी जान बचाई थी एक बार। बता क्या काम है? फ़ोन पर बात नहीं हो सकती, समझा? पर अभी तो मैं मिल नहीं सकता। इधर मेरे जन्मदिन की पार्टी हो रही है, बहुत लोग हैं। सुबह मिलेगा? 12 के बाद। ठीक है, पता बता जहाँ तू मिलेगा। वसीम खान पता बताकर बोला। तेरा नाम क्या है? मोना चौधरी। मेरा एक साथी भी है, नीलू महाजन। कल 12 के बाद आ जाना। इतना कहकर वसीम खान ने फ़ोन बंद कर दिया। मोना चौधरी ने भी रिसीवर रख दिया। कल 12 बजे के बाद हम वसीम खान से मिलने चलेंगे, मोना चौधरी ने महाजन से कहा। मर्दान शहर, रविवार 6 तारीख, सुबह 11:20 पर वारिस होटल के कमरे में पहुंचा। मोना चौधरी और महाजन चलने के लिए तैयार हो चुके थे। मोना चौधरी ने बुर्का पहन लिया था और महाजन पठानी कपड़ों में था। सिर पर टोपी, चेहरे पर हल्की दाढ़ी मूछें थीं। ये लो 2 मोबाइल फ़ोन। वारिस जेब से फ़ोन निकालता कह उठा। नए फ़ोन खरीदे और सिम कार्ड भी नया है। दोनों ने फ़ोन लेकर जेबों में डाले। वसीम खान से बात की? हाँ, अब उसी से मिलने जा रहे हैं। वसीम खान का बताया पता मोना चौधरी ने वारिस को बताया। 20-25 मिनट की दूरी पर है ये जगह, चलो छोड़ देता हूँ। बाहर आकर वे कार में बैठे। वारिस ने कार आगे बढ़ा दी। वसीम खान खतरनाक है, उसने ठीक तरह पेश आना। वारिस बोला। बादशाह है वो मर्दान का, उसकी बात को जो टाल देता है वो अगले दिन का सूरज नहीं देख पाता। तुम कभी मिले उससे? महाजन ने पूछा। नहीं, मैं उससे मिलना भी नहीं चाहता। मुझ में और वसीम में बहुत फ़र्क है। तुम इतना डरते क्यों हो? महाजन ने मुंह बनाया। मैं अपने लिए नहीं डरता, अपनी बीवी बच्चों के लिए डरता हूँ। मुझे कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? कुछ ही देर में वारिस ने एक जगह कार रोकते हुए कहा। वो सामने हरे रंग की जो इमारत है, वहीं का पता वसीम खान ने तुम्हें दिया है। अब तुम क्या करोगे? मुजफ्फराबाद जाऊँगा। तुमने हमारी जो सहायता की उसके लिए शुक्रिया, मोना चौधरी ने कहा और दरवाज़ा खोला। वापसी पर शंकर को मेरा सलाम कहना। ज़रूर। मोना चौधरी और महाजन कार से बाहर आ गए। वारिस कार को आगे बढ़ाता ले गया। दोनों की निगाह उस हरी बिल्डिंग की तरफ उठी। वो काफ़ी बड़े इलाके में बनी 3 मंजिला इमारत थी। लोहे के बड़े से गेट पर 2 आदमी पठानी कपड़ों में कंधों पर गने लटकाए खड़े थे। मोना चौधरी और महाजन उनके पास जा पहुंचे। दोनों की निगाह पहले ही उन पर टिक चुकी थी। वसीम खान से मिलना है? मोना चौधरी ने बिना बुर्का उठाए कहा। नाम बोलो, गनमैन बोला। मोना चौधरी और नीलू महाजन। जाओ, एक गनमैन थोड़ा सा फाटक खोल कर कह उठा। मोना चौधरी और महाजन भीतर प्रवेश कर गए। सामने बहुत बड़ा अहाता था। ढेरों हथियारबंद आदमी वहाँ मौजूद अपने कामों में व्यस्त थे। एक तरफ मीटिंग जैसा कुछ हो रहा था। 10-15 लोग वहाँ इकट्ठे थे। एक तरफ इमारत थी। हर तरफ नज़र घुमाते मोना चौधरी और महाजन इमारत की तरफ बढ़ गए। तभी एक आदमी उनके पास पहुँचा।
तुम दोनों भीतर कैसे आए? वो बोला। फाटक पर खड़े लोगों ने आने दिया। वसीम खान से मिलने का बहुत वक्त फिक्स है। उसने बुरके में ढकी मोना चौधरी पर नज़र मारकर कहा, आओ। वो दोनों बंगले के वो दोनों को बंगले के भीतर ले गया। एक कमरे में पहुंचा, वहां दो औरतें मौजूद थीं। इसकी तलाशी लो, उसने औरतों से कहा। मेरे पास रिवॉल्वर है, मोना चौधरी ने चेहरे से बुरका हटाकर कहा। मेरे पास भी, महाजन बोला। निकालो, मुझे दो, हमें वापस मिल जानी चाहिए। मोना चौधरी ने रिवॉल्वर निकालकर उसे थमाते हुए कहा, वापसी सही सलामत हुई तो मिल जाएगी। इस औरत की तलाशी अच्छी तरह लो। दोनों औरतें मोना चौधरी को एक तरफ ले गईं। उसने महाजन से भी रिवॉल्वर ली और जमकर महाजन की तलाशी ली, परंतु कोई हथियार नहीं मिला। सब ठीक रहा। ऐसा ही मोना चौधरी के साथ हुआ। उसके बाद वो मोना चौधरी और महाजन को लिए दूसरी मंजिल पर पहुंचकर एक कमरे के बाहर पहुंचकर ठिठका, जिसका दरवाज़ा बंद था। रास्ते में जगह जगह पहरा मौजूद था। तुम दोनों यहीं रुको, उसने कहा और दरवाज़ा ढकेल कर भीतर प्रवेश कर गया। आधे मिनट में ही वो वापस लौटकर बोला, आओ। दोनों भीतर प्रवेश कर गए। कमरा बड़ा काफ़ी बड़ा कमरा था ये। एक तरफ डबल बेड लगा था, दूसरी तरफ बड़े से टेबल के इर्द गिर्द 6 कुर्सियां थीं। दीवार के साथ लकड़ी की 2 अलमारियां खड़ी थीं। कमरे में पहले से ही कुल 3 लोग थे। उनमें वसीम खान को पहचान पाना कठिन नहीं था। वो पतला, लंबा और चुस्त दिखाई दे रहा था। उसके हाव भाव भी बता रहे थे कि वही वसीम खान है। बाकी 2 लोग सामान्य लग रहे थे। वो कुर्सियों पर बैठे कुछ बातचीत में व्यस्त थे, परंतु अब उनकी बातचीत रुक चुकी थी। वो आदमी मोना चौधरी और महाजन को लिए टेबल तक जा पहुंचा। यही है मोना चौधरी और नीलू महाजन, उस आदमी ने वसीम खान से कहा। मोना चौधरी ने चेहरे पर पड़ा बुरके का पर्दा उठा रखा था। बैठो, वसीम खान ने दोनों से कहा। दोनों ने कुर्सियां खींची और बैठ गए। तो तुम्हें शंकर ने भेजा है? वसीम खान ने दोनों पर नज़र मारी। उसने कहा था कि मेरा नाम लेने पर तुम हमारा हर काम निपटा दोगे, मोना चौधरी ने कहा। शंकर का एहसान है मुझ पर, उसने एक बार मुझे बचाया था हिंदुस्तानी सैनिकों से। बोलो, क्या चाहते हो? मोना चौधरी ने मोना चौधरी ने वहाँ मौजूद आदमियों पर नज़र मारकर कहा, अकेले में बात करनी है। ये मेरे खास लोग हैं, इन पर भरोसा कर सकती हो तुम। जो कहना है बेहिचक कहो। मुझे अली तक पहुंचना है, मोना चौधरी ने शांत स्वर में कहा। कौन अली? मुंबई में हमला करने वाले आतंकी, उसने ही भेजे थे। वो अली, मोना चौधरी ने कहा। वसीम खान के होठ सिकुड़े। उसने वहाँ मौजूद अपने आदमियों को देखा, फिर मोना चौधरी से कहा, तुम कौन हो? मोना चौधरी। पूरा परिचय दो कि हिंदुस्तान के कौन से डिपार्टमेंट से वास्ता रखती हो। वसीम खान की नज़रें उस पर थीं। मैं अपने आप में ही डिपार्टमेंट हूँ, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं। वसीम खान ने महाजन को भी देखा। अली के चक्कर में क्यों? ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, लेकिन मुझे मालूम होना चाहिए कि तुम दोनों किस फेर में हो, तभी तो मैं कुछ सोच सकूँगा। बताना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। वसीम खान बेहद शांत दिख रहा था। अली को ख़त्म करना है। वसीम खान मुस्करा पड़ा। क्यों? क्योंकि कोई चाहता है उसे मारना। मैंने उसे मारने की जिम्मेदारी ली है, बदले में बड़ी रकम ली है। वसीम खान मुस्कुराता रहा, मोना चौधरी को देखता रहा। तुमने सुना मैंने क्या कहा? मोना चौधरी बोली। तुम मेरे पास ही क्यों नहीं रह जाती? मुस्कुराते हुए वसीम खान बोला। क्यों? मेरे बच्चे पैदा करना, उन्हें पालना पोसना, औरत हो औरत बनकर रहो, ये तुम किन चक्करों में हो? मोना चौधरी भी मुस्कुराई। महाजन के होंठ भिज गए। काम की बात करो वसीम खान, महाजन बोला। शंकर ने नहीं बताया था कि तुम बदतमीज़ भी हो। मैंने सही सलाह दी है। इस औरत को मैं नेक राह दिखा रहा हूँ। ये रास्ता औरतों के घर पर जाकर नहीं खुलता। खून खराबा मर्दों का गहना है। औरतों को इन कामों से दूर रहना चाहिए। मोना चौधरी मुस्कुराकर वसीम खान को देखे जा रही थी। अगर ये मुझे कहती कि अली को मैं ख़त्म कर दूँ तो इसकी बात में दम होता। ये क्या अली के सामने खड़ी होगी? वसीम खान हाथ हिलाकर कह उठा। अली शानदार आदमी है, बहुत ताकत रखता है। उसके दम पर पाकिस्तान में संगठन चलते हैं। सरकार उससे खौफ खाती है। ऐसे इंसान को ये औरत क्या मारेगी? कदम आगे बढ़ाने से पहले अली के बारे में जान लेना चाहिए था। जानते हैं हम अली के बारे में, महाजन बोला। तो मेरा ये कहना है, वसीम खान ने मुस्कुराकर मोना चौधरी के चेहरे पर निगाह मारी, इसे मेरे पास छोड़ जाओ और तुम हिंदुस्तान वापस चले जाओ। दोबारा जब कभी भी आए तो देखना ये मेरे बच्चों को खिला रही होगी, खुश होगी। मोना चौधरी कुर्सी से उठी और बुर्का उतारने लगी। इतनी जल्दी भी क्या है? वसीम खान हंसकर बोला। मैं कोई भी काम अपनी माँ से पूछे बिना नहीं करता, पहले उससे तो पूछ लूँ। मोना चौधरी ने बुर्का उतार फेंका था। अब वो कमीज सलवार में थी। वाह! वसीम खान मोना चौधरी को सिर से पांव तक देखता कह उठा, क्या हुस्न है! माँ तुम्हें पसंद कर लेगी। हो गई मुसीबत शुरू। महाजन मोना चौधरी के चेहरे के भावों को देखकर बड़बड़ा उठा। खड़े हो जाओ, मोना चौधरी ने शांत स्वर में वसीम खान से कहा। क्यों? वसीम खान कुछ हैरान हुआ। तुमने तो अपने को मर्द साबित कर दिया ये बातें कहकर, अब मेरा जलवा भी देख लो।
जलवा? वसीम खान हंसकर कह उठा, क्यों नहीं, तुम जैसी खूबसूरत का जलवा तो ज़रूर देखूंगा। तभी मोना चौधरी ने बिजली की भांति वसीम खान पर झपट्टा मारा और उसके सिर के बाल पकड़कर उसके चेहरे पर जोरदार घूंसा जमाया और सिर के बाल छोड़ दिए। वसीम खान कुर्सी के साथ ही पीछे को लुढ़क गया। ये नज़ारा देखकर वहां मौजूद तीनों आदमी पल भर के लिए हक्के बक्के रह गए। महाजन कुर्सी पर शांत सा बैठा रहा। उन्हें कमरे में लाने वाला व्यक्ति जैसे होश में आया और मोना चौधरी पर झपटा। मोना चौधरी ने अपनी टांग घुमाई, जो कि आगे बढ़ते उसके पेट पर लगी। वो पेट पकड़कर दोहरा हो गया। तभी दूसरी टांग उसके चेहरे पर पड़ी तो वो चीख कर पीछे को लुढ़कता चला गया। तब मोना चौधरी ने वसीम खान को देखा। वसीम खान संभल कर खड़ा हो चुका था। उसके चेहरे पर दरिंदगी बरस रही थी, आंखों में शोले बल खा रहे थे, हाथों की मुट्ठियां भिज रही थीं। तुम मेरे साथ घर बसाने को कह रहे थे? मोना चौधरी व्यंग्य से बोली। मेरा जलवा देखकर तुम्हारे इरादे बदल जाएंगे। तेरी तो। वसीम खान दांत पीसता मोना चौधरी पर झपटा। वसीम खान का हाथ चला। मोना चौधरी ने झुककर वसीम खान के हाथ से खुद को बचाया और दाईं टांग की ठोकर उसके पेट में मारी। वसीम खान पीड़ा से चीखा और मोना चौधरी पर झपट पड़ा। बाहों में भींच लिया मोना चौधरी को। मोना चौधरी झटपटाई। तेरी ये हिम्मत कि वसीम खान पर हाथ उठाए? वसीम खान मौत भरे स्वर में गुर्रा उठा। उसी पल मोना चौधरी ने घुटने की चोट उसकी टांगों के बीच मारी। वसीम खान छटपटाया। मोना चौधरी ने बाहों के घेरे से आज़ाद होते ही धड़ाधड़ दो घूंसे उसके पेट में इस तरह मारे कि देखने वाले को लगा जैसे घूसा पेट फाड़कर पेट में धंस गया हो। वसीम खान का चेहरा सुर्ख हो उठा, आंखें उबलकर बाहर आने को हो गई। तभी दो घूंसे पूरी ताकत से उसके चेहरे पर मारे। वसीम खान पीछे को लुढ़कता चला गया। उसी पल उसे लाने वाले आदमी ने अपने कपड़ों में से रिवॉल्वर निकाल ली, परंतु मोना चौधरी की निगाह तो जैसे पहले ही उस पर थी। मोना चौधरी ने कुर्सी को पलक झपकते ही उठाया और उसकी तरफ उछाल दिया। साथ ही मोना चौधरी भी उस पर झपटी। कुर्सी खुद से टकराते ही वो हड़बड़ाकर पीछे को लड़खड़ाया। संभलने की कोशिश की, तब तक मोना चौधरी उसके सिर पर आ पहुंची। मोना चौधरी ने उसका रिवॉल्वर वाला हाथ पकड़कर नीचे को दबाया और सिर की ज़बरदस्त चोट उसके चेहरे पर की। वो गला फाड़कर चीख उठा। रिवॉल्वर फिसलकर मोना चौधरी के हाथ में आ गई। उसके नाक से खून बहने लगा था। दोनों हाथों से उसने चेहरा ढांप लिया। चीख रहा था वो। इसी पर मोना चौधरी को अपने पीछे आहट मिली। मोना चौधरी फुर्ती से पलटी। वसीम खान सिर पर आ पहुंचा था। उसने मोना चौधरी के सिर के बालों को पकड़ा और भारी भरकम घूसा मोना चौधरी के चेहरे पर जलाने को हुआ। तभी वसीम खान का तेजी से हरकत में आता हाथ थम गया। मोना चौधरी के सिर के बाल मुट्ठी में पकड़े रहा। मोना चौधरी के हाथ में दबी रिवॉल्वर की नाल वसीम खान के पेट से सट चुकी थी। दोनों की नज़रें मिली। दोनों के चेहरों पर दरिंदगी के भाव थे। चंद पलों के लिए वह सन्नाटा सा उभर आया था। वसीम खान का साथी, जिसकी नाक से खून निकला था, वो कमरे में दीवार के साथ बैठा इधर ही देख रहा था। वसीम खान से रिवॉल्वर सटी देखकर अपने को भूल गया था। हालातों को खतरनाक हद तक समझा उसने। वसीम खान ने गहरी सांस ली और मोना चौधरी के सिर के बाल छोड़ दिए। मोना चौधरी ने उस पर से रिवॉल्वर हटाई और घायल आदमी की तरफ फेंकते हुए कहा, अब भी मेरे साथ घर बसाना चाहेगा वसीम खान? तुम खतरनाक हो। वसीम खान मुस्कुरा पड़ा। ये बात तेरे को पहले क्यों ना समझ में आई? मोना चौधरी कह उठी। तेरे खूबसूरत चेहरे और तेरे हुस्न को देखकर मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम खतरनाक होगी, वसीम खान ने कहा। हर औरत औरत नहीं होती, ये बात अपने दिमाग में बैठा ले आज से, मोना चौधरी ने कहा और बुर्का उठाकर पहनने लगी। तभी वसीम खान की निगाह दरवाजे पर पड़ी। दरवाजे पर 70 बरस की औरत खड़ी थी। उसने बुर्का पहन रखा था, परंतु चेहरे से पर्दा उठा रखा था। चेहरे पर उम्र की झुर्रियाँ स्पष्ट दिखाई दे रही थी। वो सामान्य कदकाठी की महिला थी। क्या देख रही है माँ? वसीम खान मुस्कुराया। एक औरत से तू जीत ना सका, वो तेरे से बढ़कर रही, माँ ने कहा। यह खतरनाक है, तेज़ है। वो तो मैंने देख ही लिया है। माँ भीतर आई और वहाँ मौजूद तीनों आदमियों से बोली, तुम तीनों बाहर जाओ। वो तीनों फौरन बाहर निकल गए। क्यों छोकरी, तू ही मोना चौधरी है? माँ ने मोना चौधरी को देखा। मोना चौधरी ने सहमति से सिर हिला दिया। मुंह से बोल, मुंडी मत हिला। हाँ, मोना चौधरी ने शांत स्वर में कहा। और तू नीलू महाजन? माँ ने महाजन को देखा। हाँ, बैठ जा छोकरी। मोना चौधरी एक कुर्सी पर बैठ गई। माँ खुद भी एक कुर्सी पर बैठी और वसीम खान को देखकर बोली, तू भी बैठ। वसीम खान माँ के पास कुर्सी पर आ बैठा। शंकर ने भेजा है इन्हें? माँ ने वसीम खान से पूछा। हाँ। क्या ज़रूरी था इनसे बात करना? तेरे पास और भी 2500 काम है। शंकर ने सीमा पर हिंदुस्तानी मिलिट्री से मुझे एक बार बचाया था, वरना आज मैं यहाँ नहीं होता। उसका एहसान है मुझ पर, समझी? माँ ने मोना चौधरी और महाजन को देखकर कहा, ये यहाँ क्यों है? अली की जान लेने। कौन अली? जिसने मुंबई पर हमला करने के लिए लड़के भेजे थे। माँ अब गंभीर दिखी। क्यों लड़की? तू आखिर है कौन? मोना चौधरी हूँ मैं। हिंदुस्तान के अंडरवर्ल्ड में जाना पहचाना नाम है मेरा। हिंदुस्तान का अंडरवर्ल्ड? माँ की आंखें सिकुड़ी। हाँ, इश्तिहारी मुजरिम हूँ। माँ ने वसीम खान को देखा और आंख से इशारा किया।
वसीम खान उठा और बेड की तरफ बढ़ गया। मोना चौधरी ने देखा कि वसीम खान बेड पर पड़े सैटेलाइट फ़ोन को उठाकर नंबर मिलाने लगा है। वो क्या कर रहा है? मोना चौधरी ने पूछा। वो हिंदुस्तान में फ़ोन करके ये जानने की चेष्टा कर रहा है कि तुम सही कह रही हो या गलत। अपने धंधे में बात बाद में होती है, पहले नए बंदे के बारे में जाना जाता है कि वो जो भी कह रहा है वो कहाँ तक सच है। मैंने सच कहा है, अभी मालूम हो जाएगा। माँ ने महाजन को देखकर कहा, तेरे मुंह में ज़ुबान नहीं है या तू इसी तरह चुप रहता है? अभी वो वक्त नहीं आया कि मैं कुछ कहूँ। अपने बारे में बता। मोना चौधरी का साथी हूँ। माँ ने गर्दन घुमाकर वसीम खान को देखते हुए ऊंचे स्वर में कहा, नीलू महाजन के बारे में भी पूछना। मोना चौधरी कुछ कहने लगी कि माँ ने टोका, शांति रख, पहले हमें तुम्हारे बारे में हरी झंडी मिलने दे। उसके बाद 2-3 मिनट खामोशी रही। तभी कमरे में दरवाजे पर 4 लोग पहुंचे। उनके हाथों में गनें थीं। एक ने पूछा, सब ठीक है? ठीक है, जाओ तुम, माँ ने हाथ हिलाकर कहा। वो चारों पलट कर चले गए। फिर वसीम खान ने पास आते हुए कहा, सब ठीक है माँ, एकदम बढ़िया। उसके बाद वसीम खान पुनः कुर्सी पर जम गया। माँ ने मोना चौधरी को देखकर कहा, सुन छोकरी, जिस अली की तू बात कर रही है वो पूरा शैतान है, हमारी पहुंच से बाहर है। उसके खिलाफ तेरा साथ देना ठीक नहीं होगा हमारे लिए। वैसे भी हम चाहकर भी इस मामले में तेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। मोना चौधरी ने वसीम खान को देखा। माँ, वसीम खान क्या उठा, शंकर का एहसान है मुझ पर। तो क्या शंकर के लिए मौत के मुंह में चला जाएगा? अली तेरे को ज़मीन में ठुसवा देगा, माँ ने तीखे स्वर में कहा। फिर भी माँ, इस तरह इसे मना कर देना भी ठीक नहीं। तो क्या करेगा तू? कुछ तो इसका साथ देना होगा अली के खिलाफ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बंधक के 9वें भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।